हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 में फिजिक्स का पेपर देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 5 जिसका नाम है चुंबकत्व एवं द्रव्य, इस पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। यानी कि इस चैप्टर से जितने भी टॉपिक, जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर आप इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इतना क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो इस चैप्टर में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप लोग कहेंगे सर आप तो डायरेक्टली चैप्टर 5 पर आ गए, चैप्टर 1, 2, 3, 4 का क्या होगा? तो देखिए वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, इन चारों चैप्टर के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। आज बारी है चैप्टर 5 की। अगर आपने नहीं देखा, सर्च कर लो भैया, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, पीछे शुभम लेक्चरर लगा देना, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हम चुंबकत्व एवं द्रव्य चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सबको हम पढ़ेंगे। इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। ये एक महा मैराथन क्लास होगा, यानी कि ये एक मैराथन क्लास होगा, क्योंकि इसमें मैंने पूरे चैप्टर के टॉपिक्स को एक ही वीडियो में लिया है। और ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स, यानी कि जो आपके अदर चैप्टर है उसके कंपैरिजन में ये चैप्टर छोटा है। ठीक है, बस इतना पढ़ लो भैया, काम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। सबसे पहला टॉपिक देखो हमारा क्या है, दिक्पात कोण। देखिए इस चैप्टर में आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स के बारे में पढ़ना होता है। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में आता है वो दिक्पात कोण ही है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, दिक्पात कोण से आप क्या समझते हैं? तो हम क्या समझते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, ये ध्यान रखिएगा। देखो होता क्या है, सिंपल सा है, अति लघुत्तरीय प्रश्नों में ये क्वेश्चन आता है। देखो, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। यानी कि सिंपली समझा जाए तो चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को ही दिक्पात कोण कहते हैं। तो ये तो आपका अति लघुत्तरीय टाइप का क्वेश्चन है। अभी आगे जो हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे वो आपके लघुत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय में आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसे हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। एक आपने साइन सुना होगा अल्फा। ठीक है, इससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखिए भाई, रेस्पेक्ट कीजिए। ठीक है, तो इतना सा आपको लिखना होगा। क्वेश्चन इसी प्रकार से आएगा कि दिक्पात कोण से आप क्या समझते हैं। तो एक खूब प्यारा सा हेडिंग डालिएगा, दिक्पात कोण। फिर लिख दीजिएगा, किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं और इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। बस हो गया। ठीक है, इतना सा आपको लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है चुंबकीय बल रेखाएं। देखिए इस चैप्टर में मैंने बताया बहुत ये छोटा चैप्टर है, मतलब काफी छोटा है अदर चैप्टर की तुलना में। किरण प्रकाश की विद्युत धारा, कितने बड़े बड़े चैप्टर है, उसके कंपैरिजन में ये छोटा है। लेकिन देखन में छोटा लगे, करे घाव गंभीर, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? इसी को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं। जैसे आपने वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर में पढ़ा था, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट यहां पे चुंबकीय बल रेखाएं होंगी, क्योंकि हम चुंबक और उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें पढ़ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये होंगी। ठीक है, समझ में आया? तो वहां पे क्या होता था, विद्युत क्षेत्र में अगर कोई चालक रखा होता था तो उसमें जब करंट प्रवाहित होता था तो चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता था और विद्युत बल रेखाएं भी उत्पन्न हो जाती थी। ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? देखो, चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं।
जैसे देखो कुछ इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं होती है। जैसे हमने ले लिया एक चुंबक, देखिए ये मैंने एक चुंबक लिया है, ठीक है, जिसका ये नॉर्थ ध्रुव है, ये साउथ ध्रुव है, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और याद रखिएगा जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, यानी कि इस उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, ठीक है। और चुंबक से होती हुई, इस चुंबक से होती हुई फिर उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। इस प्रकार ये रेखाएं बंद वक्र होती हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं जो है, याद रखिएगा, जैसे ये आपका चुंबक है, ये नॉर्थ सिरा है, ये साउथ है, ठीक है। तो जब चुंबक कहीं रखा होगा आपके चुंबकीय क्षेत्र में, तो उससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, और चुंबकीय बल रेखाएं जो निकलती हैं वो उत्तर से होकर दक्षिण की ओर जाती हैं, फिर चुंबक के अंदर से होकर फिर उत्तर की ओर आती हैं, यानी कि बंद वक्र की तरह ये कार्य करती हैं, बंद वक्र होती हैं ये, ठीक है। तो देखिए यहां से ये बल रेखाएं निकली तो कुछ इस प्रकार से जाएंगी, देखना ये ऐसे जाएंगे, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर, देखिए यहां से आ गई, ठीक है, इधर ये आ जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही यहां से जो निकलेंगी भैया ये सब साउथ की ओर जाएंगी, ठीक है, साउथ इंडस्ट्री नहीं, ठीक है, और यहां पे साउथ की ओर आ जाएंगी, ये आता हो प्रतीत होंगी, ठीक है। तो ऐसे चिन्ह मैंने बना दिया, ऐसे मतलब साइन, और यहां से भी नॉर्थ से साउथ की ओर, यानी कि ऐसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो यही चुंबकीय बल रेखाएं होती है। मतलब अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबक रखा है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न होगा ही, साथ में चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होगी, और चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव से में प्रवेश करती हैं, और फिर चुंबक के अंदर से उत्तरी ध्रुव से होती हुई दक्षिणी ध्रुव पर वापस जाती हैं। इस प्रकार ये एक बंद वक्र होती है, ठीक है। और एक कंडीशन और याद रखिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, यानी कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं आ जा रही हैं ये कभी एक दूसरे को ऐसे करके ऐसे काटेंगी नहीं। क्यों नहीं काटेंगी? क्योंकि काटेंगी भैया तो यहाँ पे दो दिशाएं उत्पन्न होगी। देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं उत्पन्न होगी जो कि असंभव है, ठीक है। जैसे हमने विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में विद्युत बल रेखाओं को पढ़ाया था, तो विद्युत बल रेखाएं भी कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, अर्थात उस बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्षेत्र की एक ही दिशा होती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं समझ में आया। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। जैसे हमने चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबक रखा, चुंबक में नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होती है। तो जब हम चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक रखेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न होंगी, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से होकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगी और फिर चुंबक से होकर वो उत्तरी ध्रुव पर जाएंगी, फिर दक्षिणी ध्रुव पर आएंगी, ऐसे ये एक बंद वक्र बना लेंगी, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है। आपके एग्जाम में ये भी आता है कि भैया इनके गुण लिखिए, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए, तो उसको भी हम लिखेंगे। देखो वही गुण जो मैंने आपको भी बताया। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, यानी कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेंगी और चुंबक के अंदर से होती हुई उत्तरी ध्रुव पर वापस आती हैं। इस प्रकार ये रेखाएं बंद वक्र होती हैं। मतलब ये उत्तर से निकली, दक्षिण में गई, फिर चुंबक से होते हुए उत्तर में आई, दक्षिण उत्तर दक्षिण ऐसे गोल गोल बना लेंगी, यानी कि बंद वक्र होती हैं, ठीक है। दूसरा, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी, अर्थात उस बिंदु पर क्षेत्र की दो दिशाएं होती, जो कि असंभव है। चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो याद रखिएगा चुंबकीय बल रेखाएं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, इनके गुण क्या क्या है। गुण में वही चीज है जो मैंने अभी आपको बताया। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन और इसको एकदम से तैयार करके जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में तो आ रहा होगा भाई, अगर आप नहीं समझ में आया तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक तरीके से बताता हूं, ठीक है। फिजिक्स को अगर आप इजी करके पढ़ेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे, क्योंकि इतना इजी भी फिजिक्स नहीं है, उसको आपको इजी बनाना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। मतलब मेरे कहने का है कि थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, ठीक है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना।
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल क्या होता है, इसकी व्याख्या करनी है। मैं आपको सिंपली समझाऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि अभी आपका भाई है शुभम। ठीक है, देखो प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना है। कोई भी पदार्थ है उसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं और परमाणुओं से मिलकर कोई पदार्थ बनता है। लिख दीजिए, सब तो आपको पता ही है, अपनी भाषा में लिख दीजिए। ठीक है, प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है। कोई भी परमाणु है, इसके केंद्र पर देखिए सेंटर पे एक धनावेशित नाभिक होगा। ठीक है, जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। जो नाभिक होता है इसके चारों ओर देखिए कक्षीय चक्रमण में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। देखिए ये घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इसके चारों ओर। तो कोई भी पदार्थ है उसमें जो है, कोई भी पदार्थ है वो बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना होगा और परमाणु का केंद्र होगा। ठीक है, उसके केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होगा और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऐसे 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 घूमेंगे। ठीक है, यही लिखना है। क्या है इसमें, ये इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमते। देखिए ये कक्षीय परिक्रमण तो करते हैं ये इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये अपनी धुरी पर भी ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं, अपनी धुरी पर। ठीक है, इसे चक्रण कहते हैं। यानी कि देखिए ये नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन तो घूम ही रहे हैं, साथ में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी धुरी पर भी ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे 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 घूमते हैं। देखो ऐसे 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 घूम रहे हैं, तो ये भी होता है, इसे चक्रण कहते हैं। चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, अतः कक्षीय अथवा चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। यानी कि कक्षीय अथवा चक्रण जब करता है इलेक्ट्रॉन, तो वो एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करेगा। इसी कारण परमाणुओं में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। यानी कि जो परमाणु होते हैं उसमें चुंबकीय आघूर्ण होता है। परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग यानी कि लगभग 90% इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण होता है। ठीक है, यानी कि जो चुंबकीय आघूर्ण, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह पर अपनी धुरी पर घूमता रहता है, इसको चक्रण बोलते हैं। और ज्यादातर चुंबकीय आघूर्ण 90% इलेक्ट्रॉन के चक्रण के कारण ही होता है। कक्षीय परिक्रमण के कारण आघूर्ण बहुत कम, लगभग 10% होता है। जो कक्षीय परिक्रमण इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं इसके कारण जो आघूर्ण होगा, चुंबकीय आघूर्ण, वो कम होगा। और जो इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूम रहे हैं जिसको चक्रण बोलते हैं, इसके लिए ज्यादा होगा। तो क्या है इसमें, कुछ नहीं है। जो पदार्थ होते हैं, ऐसे लिख दीजिए, जो पदार्थ होते हैं बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु में नाभिक होता है, प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक नाभिक होता है जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण तो करते ही है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का चारों ओर घूमना कक्षीय परिक्रमण कहलाता है। ठीक है, वो तो करते ही है, साथ में इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर भी घूमते हैं जिसको हम लोग चक्रण बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। और जब ये परमाणु घूमते हैं चारों ओर तो इनमें चक्रण होता है, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। और ज्यादातर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है इलेक्ट्रॉन के अपने धुरी पर घूमने से यानी कि चक्रण से उत्पन्न होता है। और लगभग 10% जो है कक्षीय चक्रमण से उत्पन्न होता है। क्या है इसमें, कुछ नहीं है। आपको चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल बताना था, हमने बता दिया। छोटा चैप्टर है, मैंने पहले ही बता दिया है आपको। पढ़ लीजिए, जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूं आज पढ़ लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम आ रहे हैं। मैंने आपको 1 2 3 4 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया। सर्च करो, पढ़ो, क्या कर रहे हो, सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। कुछ भी कठिन नहीं। आप लोग कहते हैं सर फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा है, केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा, आप खुद डर रहे हैं उससे। जिस चीज से आप डरेंगे उसको कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। जिस चीज का आप डटकर सामना करेंगे, आप फेस करेंगे उसका, उस चीज में आप सफल हो जाएंगे। अगर आपको सफल होना है तो रिस्क से इश्क करना होगा भाई। ठीक है, सुना होगा आपने, रिस्क से इश्क करो, बिना रिस्क के कुछ नहीं मिलता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक देखो। ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में या लघु उत्तरीय प्रश्नों में क्वेश्चन आता है कि चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति और आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है। अभी मैं सबको बताऊंगा। पहले हम चुंबकशीलता को पढ़ेंगे, फिर आपेक्षिक चुंबकशीलता को पढ़ेंगे और फिर चुंबकीय प्रवृत्ति को पढ़ेंगे। तीनों को मिलाकर विस्तृत उत्तरीय में क्वेश्चन दे दिया जाता है। सबसे पहले चुंबकशीलता क्या होता है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। व्हाट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू आपने सुना होगा, कुछ नहीं है, डेफिनेशन समझो। देखो, चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण जो बी वेक्टर है तथा चुंबकीय क्षेत्र एच वेक्टर के अनुपात को पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। मतलब कोई चुंबकीय पदार्थ है, उसके अंदर उत्पन्न जो चुंबकीय प्रेरण होता है बी वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र एच वेक्टर जो होता है, इसी के रेशियो को, इसी के अनुपात को ही हम चुंबकशीलता कहते हैं। और इसे हम लोग म्यू से प्रदर्शित करते हैं। लिख लो भाई, इसे
म्यू से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। भाई सबका अलग अलग साइन है, ठीक है। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू इक्वल टू क्या होगा, म्यू इक्वल टू क्या होगा, ऊपर देखो बी वेक्टर अपान एच वेक्टर, यही फॉर्मूला होगा इसका, बी वेक्टर अपान एच वेक्टर एच, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा हमारा म्यू का, यानी कि चुंबकशीलता का। लेकिन भैया अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी हमें कुछ और भी लिखना है। इसका मात्रक भी मैं आपको बता दूं, सारी चीजें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तोड़ने का मतलब ये नहीं कि फाइटिंग, ठीक है, हम लोग जब तक टॉपर नहीं बनेंगे, मेरा मतलब है। तो इसका मात्रक होगा वेबर प्रति एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा भैया वेबर प्रति एम्पियर मीटर। अथवा इसका एक और मात्रक होता है, बीच में अथवा लगा दीजिए, अथवा का मतलब और, ठीक है। इसका एक और मात्रक होगा न्यूटन प्रति, दोनों आ सकता है, आप लोग याद रखिए भाई, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, एम्पियर स्क्वायर। ये दोनों मात्रक होता है हमारा चुंबकशीलता का, वेबर प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, और न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, दोनों आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट इजीली, ठीक है। ये भी समझ में आ गया स्टूडेंट्स। क्या टेंशन, कोई टेंशन मतलब, एग्जाम आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन है, नो टेंशन। ये लाइफ है, छोटी सी जिंदगी है, 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। आराम से खुश होकर पढ़ेंगे और अच्छा नंबर लेकर आएंगे, किसी से कम नहीं लाएंगे। खुद के अंदर आप खुद का कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस मैं नहीं कह रहा हूं, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। हाँ मैं ये कर सकता हूं, आई कैन डू इट, ठीक है। अगर ऐसा आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको अच्छा नंबर लाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपेक्षिक चुंबकशीलता, जिसको हम लोग म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं, आपेक्षिक चुंबकशीलता, या इसी को सापेक्ष चुंबकशीलता भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इसको बोलते हैं। देखो ये क्या होता है, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। मतलब किसी पदार्थ की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को ही हम आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। यानी कि हम अपनी भाषा में बोले तो पदार्थ की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। हो गया, क्या है इसको, इसमें क्या है, इसको हम लोग म्यू आर से डिनोट करते हैं, लिख दो इसे म्यू आर, म्यू आर, ठीक है, यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। म्यू आर इक्वल टू क्या होगा, म्यू आर इक्वल टू क्या होगा, ऊपर बताया गया कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता को हम म्यू से डिनोट करते हैं, अपान निर्वात की चुंबकशीलता, इसको म्यू नॉट से डिनोट करेंगे, इसी के रेशियो को ही हम कहेंगे आपेक्षिक चुंबकशीलता। बस हो गया, यही है। क्या है इसमें, कुछ नहीं है, ठीक है। आप लिख लीजिएगा यहां पे म्यू क्या है और म्यू नॉट क्या है, ठीक है। म्यू है आपका पदार्थ की चुंबकशीलता, पदार्थ की चुंबकशीलता, ठीक है, और म्यू नॉट आपका है निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की चुंबकशीलता, ठीक है। यही आपका है भैया म्यू और म्यू नॉट, बस हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं आपेक्षिक चुंबकशीलता। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्या कर रहे हो, लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रवृत्ति जिसको हम काई एम से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है। ये क्या होता है, इसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखिए चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, देखो इसे इंग्लिश में हम मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी बोलते हैं, यानी कि काई एम, या इसको आप एक्स एम भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता, देखिए एक चुंबकन तीव्रता होती है जिसको हम आई वेक्टर से डिनोट करते हैं, तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच वेक्टर के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति बोलते हैं।
अब आप कहेंगे सर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को तो हम B से डिनोट करते हैं, देखिए यहाँ पे H से करेंगे। तो किसी पदार्थ में उत्पन्न जो चुंबकन तीव्रता I वेक्टर है तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H वेक्टर के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी लिख देते हैं। इसे हम लोग काई एम या एक्स एम भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, से प्रदर्शित करते हैं। भाई आपको लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है, लिख दीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है। एक्स एम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं यानी कि डिनोट करते हैं। भाई अलग अलग साइंस होते हैं, जैसे हमारा बल है एफ से डिनोट करते हैं, वैसे इसको हम काई एम से या एक्स एम से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, वही जो अभी मैंने बताया, एक्स एम इक्वल टू क्या होगा, इन्हीं दोनों के रेशियो को कहते हैं। तो आई वेक्टर हो गया, वेक्टर आई अपान वेक्टर एच हो गया, काम खत्म। यही इसका फॉर्मूला है, यही हमारा चुंबकीय प्रवृत्ति का फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है चुंबकीय प्रवृत्ति, ठीक है, या चुंबकीय सुग्राहिता ही भी इसको बोलते हैं। तो किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता आई वेक्टर तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच वेक्टर के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। इसे काई एम से प्रदर्शित करते हैं। काई एम इक्वल टू आई वेक्टर अपान एच वेक्टर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका होगा फॉर्मूला चुंबकीय प्रवृत्ति का, यानी कि चुंबकन तीव्रता का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो ये हमारा क्लास है वो यहीं पर फिनिश होता है। देखिए आपका ये चैप्टर जो है काफी छोटा था। मैंने आपको जो स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर बताए वो लगभग 1-1 घंटे की मेरी क्लास थी, लेकिन ये क्लास 20-22 मिनट का क्यों है, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है। अभी इसके आगे के चैप्टर्स जो हैं उसको भी मैं बताऊंगा। मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे छोटा चैप्टर है आपकी फिजिक्स में, और भी छोटे हैं जैसे परमाणु नाभिक और विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति, सब छोटे, ज्यादातर 3-4 चैप्टर छोटे ही हैं। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। छोटा बड़ा सबको देखकर चलना है, एग्जाम की तैयारी से हमें टॉपर बनना है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।